इससे पहले हमने कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ये हमारा टॉपिक रहेगा आज। इसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसको मैं आपको बताऊं कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं आप इसको। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कुछ भी आप कह लीजिए, तो इसे हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, मेरे पास एक कोड है, ये मैंने जो लिखा हुआ है, इस कोड से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसकी हेल्प से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये कोड क्या है? ये है IMRCSAC। ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है, ये सब मैं बताता हूँ। जैसा मैंने नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे I फॉर आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद M से हो गया मेजरमेंट, R हो गया रिकॉर्डिंग, C क्लासिफिकेशन, S हो जाता है समराइजिंग, A फॉर एनालाइजिंग और C होता है कम्युनिकेशन के लिए। एक एक करके हम बारी बारी इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आइडेंटिफिकेशन की आई से हमने सबसे पहले बात की। IMRCSAC ये हमारे पास कोड है, इससे हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो इस कोड का लेटर है आई, तो ये आई फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये क्या होता है आइडेंटिफिकेशन, मैं आपको बताता हूँ। हमें आइडेंटिफाई करना होगा जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स हैं, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना होगा। अब यहाँ देखिए, अगर कोई मिस्टर ए है कोई, तो उस मिस्टर ए ने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर मिस्टर ए है कोई, उस मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया और आपको अकाउंटेंट अपॉइंट कर दिया गया। जितनी भी ट्रांजैक्शंस वो कर रहे हैं, जितनी भी पैसा वो खर्च कर रहे हैं, जितना भी अपने बिजनेस से या अपनी जेब से जैसा भी खर्च कर रहे हैं, आपको भी बताया जा रहा है। एक एक चीज़, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, मान लो आपको भी बताया जा रहा है, क्योंकि आप क्या हैं, आप एक अकाउंटेंट हैं, आपको अकाउंटेंट अपॉइंट किया गया है वहाँ पे। तो आपको बताया जा रहा है कि ये खर्चे जो हैं वो हमने किए, तो आपको ये सब जानकारी मिल रही है। तो मतलब ए ने कुछ खरीदा, आपको बता दिया। अब मान लो बिजनेस से नहीं, बल्कि ए ने अपनी जेब से पैसा देकर अपने घर के लिए AC खरीदा, घर के लिए राशन खरीदा, बच्चों की फ़ी पे की, और भी खर्चे ए ने मान लो किए। तो बीइंग एन अकाउंटेंट, आपको जब उन्होंने कहा कि आप ये सब लिखिए, तो बताइए कि आप कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस जो हैं उनकी एंट्री पास करेंगे, किन किन आइटम्स को आप लिखेंगे। क्योंकि आप अकाउंटेंट हैं, बिजनेस में अकाउंटेंट हैं आप, तो आपको ये सब बताया गया जो ट्रांजैक्शन की। लेकिन मैंने बताया ना, मैंने कहा कि ए ने क्या किया कि अपनी जेब से पैसा देकर अपने घर के लिए कुछ चीज़ें खरीदी, जैसे AC खरीद लिया, मानो जैसे मैंने बात की, कुछ फ़ी पे की उसने, कुछ और खर्चे कर लिए उसने। तो अकाउंटेंट के तौर पर आपको उन्होंने कहा कि आप क्या करिए कि इन चीज़ों को लिखिए। तो आप कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस की एंट्री पास करेंगे, तो किन किन आइटम्स को आप लिखेंगे। देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमें वही चीज़ें लिखनी होती हैं जो कि बिजनेस के रिलेटेड हों। जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं हैं, उन्हें हम इग्नोर कर देंगे। ये सिंपल सी बात है कि हम जो चीज़ें बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, मनी रिलेटेड हैं, वो ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो जो बिजनेस के रिलेटेड है वही, उन्हीं को हम, आपको पता है ये बिजनेस और एक, जैसे एक कोई शॉपकीपर है, दूसरी शॉप है, तो शॉप और शॉपकीपर ये दोनों अलग चीज़ें होती है ना। तो बिजनेस अलग है, और जो बिजनेस चला रहा है, जिसको ऑनर भी कह सकते हैं, तो वो बिजनेसमैन कह सकते हैं, तो वो अलग चीज़ है। ओके, तो बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का होना और वो जो आदमी है उसने जो ट्रांजैक्शंस की, ये अलग चीज़ है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो बिजनेस रिलेटेड होते हैं उन्हीं को वहाँ पे नोट किया जाता है, उन्हीं को लिखा जाता है, उन्हीं की एंट्री की जाती है। तो जो बिजनेस रिलेटेड नहीं होंगी उन्हें हम इग्नोर कर देंगे। और यहाँ पर जो गुड्स खरीदी बिजनेस के लिए, ये होता है बिजनेस इवेंट। तो बिजनेस इवेंट क्या होता है, जो चीज़ें खरीदी गई उसको कहते हैं बिजनेस इवेंट कहते हैं उसको। ठीक है जी, बिजनेस इवेंट कहते हैं। तो बिजनेस इवेंट पता चल गया आपको कि जो गुड्स बिजनेस के लिए खरीदी गई, जो बिजनेस के लिए खरीदी होती हैं, तो ये होती हैं बिजनेस इवेंट। तो इसे हमें लिखना पड़ेगा। तो ये हमें लिखनी पड़ती हैं जो बिजनेस के लिए आई, क्योंकि ये बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई ना। तो अब ए ने अगर चीज़ें बेची तो अगेन ट्रांजैक्शन हो गई, सो इसको भी लिखा जाएगा। ट्रांजैक्शन हो गई दोबारा से, जब ए ने चीज़ें बेच दी, ए ने चीज़ें खरीदी तब भी ट्रांजैक्शन, ए ने चीज़ें बेची तब भी ट्रांजैक्शन। अब ए ने अपने पैसे से जो कुछ भी घर के लिए खरीदा या घर में पैसा यूज़ किया, वो सब रिकॉर्ड नहीं होगा। वो क्यों करना रिकॉर्ड, वो तो बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, वो तो ए का अपना पर्सनल मैटर है, वो अपने पर्सनल खर्चे के लिए कुछ भी करेगा।
अपने घर के लिए कुछ करेगा, उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, उन्हीं को नोट करेंगे बिजनेस में जो बिजनेस रिलेटेड होंगी। बिजनेस के रिलेटेड जो नहीं है उन्हें हम इग्नोर करते हैं। एक एग्जांपल मैं और बताता हूं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये असल में होता क्या है यहाँ पे। अब देखो, अगर ए ने मान लो एक मेड रखी है घर में और एक रखी है ऑफिस में। घर में जो मेड है उसको भी पैसा मिलेगा, वो रिकॉर्ड नहीं होगा, वो तो बिजनेस के रिलेटेड नहीं हुआ ना, वो बिजनेस के रिलेटेड नहीं हुआ। बट जो ऑफिस वाली मेड होगी उसको जो सैलरी मिलेगी उसको नोट किया जाएगा, क्योंकि वो पैसा बिजनेस रिलेटेड है। जो मेड ऑफिस में होगी वो बिजनेस रिलेटेड है, उसको जो पैसा मिलेगा बिजनेस रिलेटेड होगा, तो इसलिए उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। वो मेड जो ऑफिस वाली है, वो मेड जो हमने घर में रखी हुई है, जो एक बिजनेसमैन ने घर में रखी हुई है, तो उसे वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। उसे जो पैसा मिल रहा है उसे आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप एक अकाउंटेंट हो, आपको सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड करनी है जो बिजनेस रिलेटेड होंगी। ओके, सो अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे पहला जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अब सेकंड क्या है? सेकंड आ गया हमारे पास यहाँ पे मेजरमेंट। सेकंड होता है मेजरमेंट। अब ये मेजरमेंट क्या, मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। देखो, हमने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया, जितनी भी चीज़ें बेची, जितनी चीज़ें खरीदी। अब मान लो 10 यूनिट्स खरीदे, जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी, अब उन्हें हमने मेजर करना है। याद रहे कि हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को मेजर करेंगे जो मनी रिलेटेड होंगी और मोर ओवर बिजनेस रिलेटेड होंगी, उनकी मेजरमेंट करनी होती है हमें। अब जैसे मैंने 10 यूनिट्स खरीदे, तो इसे नहीं बल्कि कितने के खरीदे वो लिखा जाता है। मैंने क्या कहा कि जितनी चीज़ आप खरीदते हो उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करता, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा कि जितने के वो खरीदे, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है, कितनी कॉस्ट है, वैल्यू क्या है। उस ट्रांजैक्शन को हम नोट करेंगे बिजनेस में, हम उसको लिखेंगे। कितने की चीज़ आई वो लिखेंगे, क्या चीज़ आई, क्वालिटी क्या है उसकी, कितनी क्वांटिटी आई, वो चीज़ हम रिकॉर्ड नहीं करते। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग में बुक्स पे लिखना। रिकॉर्ड मतलब, अब देखो, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है बुक्स में लिखना, जिसे सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमने उसे मेजर किया भी, और अब हमें उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। लेकिन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इसे हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यहाँ पे जो मैंने लिखी है, ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री को हम एक और चीज़ भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जर्नल। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री को जर्नल कहा जाता है। तो जर्नल ये होता है, वो जर्नल जी वाला नहीं, जर्नल JOURNAL, जर्नल। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री को जर्नल कहा जाता है। ओके, तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, जिसकी फिर से डिवीजन हो जाती है। मैंने क्या कहा कि अगर हमने रिकॉर्डिंग की, जब हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमने पहले आइडेंटिफाई किया, फिर मेजर किया, और अब उस ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड करना है। लेकिन कहाँ करना है हमें? उसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, जिसको जर्नल बोलते हैं, उसमें हमें रिकॉर्ड करना है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसे हम जर्नल कहते हैं, तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, जिसकी फिर से क्या होगी? डिवीजन होगी। और दो किस्म की, अब देखो यहाँ मैंने लिखा कि कैश बुक और सब्सिडरी बुक में उसको डिवाइड कर देंगे, यानी इनको हम सब डिवाइड कर देंगे। अब इन सबको रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है C, यानी कि क्लासिफिकेशन। अब मैं बताता हूँ कि क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ना है। अब हमें क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई मतलब कि अकाउंट्स की मेन बुक में पोस्टिंग करना। अकाउंट्स की मेन बुक में हमने पोस्टिंग करनी है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन जहाँ पे हम करेंगे इसकी। ओके, यानी जितनी परचेजेज हैं उनको परचेज में लिखना, सेल्स को सेल्स में लिखना, सिमिलर नेचर की जो चीज़ें हैं उनको एक ही अकाउंट में क्लासीफाई करना। ये लेजर में पोस्टिंग को डिटरमाइन करती है, ये मैं आपको बता दूं। अब क्लासिफिकेशन के बाद आता है समराइजिंग। जैसे देखो, समराइजिंग से क्या, समरी, तो समरी से क्या मतलब होता है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। देखिए, समराइजिंग में हम डेटा को इस तरह से क्लासीफाई करते हैं, इस तरह से हमें क्लासीफाई करना है कि हमें आसानी से समझ आ सके, हम इजीली उस चीज़ को समझ सकें। देखिए, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, हम कुछ भी पढ़ते हैं, तो मान लो कोई चैप्टर हमने पढ़ लिया, अब हमें कहा जाए कि इसकी समरी बताओ, इन शॉर्ट में इसकी समरी बताओ कि इस चैप्टर में है क्या, तो हम क्या करेंगे? हम इस शॉर्ट में एक कंक्लूजन देंगे उन्हें। यहां पर भी ऐसा ही होता है। ठीक इसी तरह से समराइजिंग में हमसे पूछा जाता है कि हमें एग्रीगेट परचेजेस,
एग्रीगेट परचेजेस बताइए, एग्रीगेट सेल्स बताइए कितनी है, तो एग्रीगेट सेल्स मतलब टोटल सेल्स कितनी हुई। अब ये जो एग्रीगेट परचेज या एग्रीगेट सेल बताई जाएगी वो बताई जाएगी अकॉर्डिंग टू समराइजिंग। तो समराइजिंग में हम 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। एक होता है ट्रायल बैलेंस, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, और एक होती है हमारी लास्ट बैलेंस शीट। तो ये तीनों स्टेटमेंट बनानी पड़ती हैं समराइजिंग के अंडर। अब ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे ए। इससे नेक्स्ट जो है वो ए आता है, ए होता है एनालाइजिंग। ठीक है जी, ए हमने पढ़ा ना, IMRCSAC, तो उसमें अब बारी है ए की। तो ए होता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। तो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन मतलब एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। अब मेन चीज, मेन काम जो अकाउंटिंग का यही से शुरू होता है इस स्टेज पे, क्योंकि हमें पता चल चुका होता है कि एग्जैक्ट पिक्चर क्या है, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसे मेजर कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, और फिर समरी भी तैयार कर ली हमने उसकी। समराइजिंग में समरी भी तैयार कर ली उसकी। और अब हमें क्या करना है, अब एनालाइज करना है। अब एनालाइजिंग में क्या कि हम सोच विचार करेंगे, मैनेजमेंट के लोग बैठेंगे, सीए का काम शुरू हो जाएगा। अब हमारा जो डेटा है उसे एनालाइज किया जाएगा कि हमें फ्यूचर में या फ्यूचर के लिए क्या क्या प्लानिंग्स करनी है। ये सब एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन के स्टेप में यहां पे ही होगा ये। अब इसके बाद लास्ट स्टेप आ जाता है कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में हमने क्या देखना है, देखो ये है हमारा स्टेप कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास सब डेटा प्रेजेंट है। अब हम इसको अपने यूजर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारी कितनी ग्रोथ हुई, हमारी सेल्स कितनी है। तो यूजर्स के साथ ये सब शेयर किया जाता है। अब 2 टाइप्स के यूजर होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल इन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि जो भी डेटा हमारे पास आया उसे यूजर्स के साथ शेयर करना कम्युनिकेशन में आता है। अब मैं आपको इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बता देता हूं कि अकाउंटिंग को कैसे हम डिफाइन करते हैं। ओके, तो डेफिनेशन क्या है इसकी, देखिए, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, जिसको हमने लिखा था कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, ये सब करना, ये हमने डिस्कस कर लिया। अकाउंटिंग की टाइप्स या आप ब्रांचेस की बात करें तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस को देखा जाता है। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसे देखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने पढ़ लिया, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज हैं उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज होता है। ज़्यादा उन्हीं में होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन के रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज होती हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, जहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ होता है। अब देखो ना, जब तक ये पता नहीं होता कि हमें जो पर्टिकुलर कॉस्ट कितनी है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसकी कॉस्ट क्या है, जब तक ये हमें पता नहीं होता तब तक आगे की कार्रवाई नहीं शुरू हो सकती। हमें पता ही नहीं है कॉस्ट किसी चीज़ की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, तो हम उसका आगे किस तरह से अपना ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे जब तक हमारा एक रेट फिक्स नहीं होगा। अब तीसरी आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि ये मैनेजमेंट के लोगों के लिए होती है, ये अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होगी। अब मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताना चाहूँगा यहाँ पे कि क्या होता है मेन डिफरेंस अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग में। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग में क्या फ़र्क होता है। अब देखो, जैसा ये मैंने कोड एक लिखा था आपके लिए IMRCSAC, इससे मैं आपको बताऊंगा कि क्या अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में मेन डिफरेंस जो है वो क्या है। अब देखो, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग जो है ये अकाउंटिंग का ही एक पार्ट होता है। क्या, बुक कीपिंग जो है ये बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। अब अकाउंटिंग एक ब्रॉडर कंसेप्ट होता है, एक ब्रॉडर कंसेप्ट होता है, बट बुक कीपिंग जो है ये अकाउंटिंग का एक सिर्फ पार्ट ही होता है। अब जो अकाउंटिंग में फर्स्ट 4 स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से, ये देखो, IMRC, ये 4 स्टेप हो गए। IMRC, तो IMRC में 4 कौन से हो गए, आइडेंटिफिकेशन हो गई, मेजरमेंट हो गई, रिकॉर्डिंग हो गई, और C से क्लासिफिकेशन हो गई, है ना। तो ये 4 जो पार्ट्स होते हैं, 4 जो स्टार्टिंग के स्टेप्स होते हैं, ये बुक कीपिंग का काम आ जाएगा। बुक कीपिंग का काम क्या है, ये चारों, यानी आइडेंटिफाई करना,
उसके बाद उसको मेज़र करना, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करना और फिर क्लासिफिकेशन करना। लेकिन अकाउंटिंग में क्या है, अकाउंटिंग का क्या काम है, अकाउंटिंग में ये सारे स्टेप्स यूज हो जाएंगे। अकाउंटिंग्स में यहाँ IMRCSAC ये सारे स्टेप्स अकाउंटिंग में यूज हो जाएंगे। बुक कीपिंग में, अच्छा और अगर देखें तो बुक कीपिंग में जो होता है ये क्लरिकल काम होता है, इसमें क्लर्क्स का काम होता है। तो अकाउंटिंग के लिए क्या होता है, इसके लिए CA आ जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, वो आ जाएंगे। बुक कीपिंग एक जूनियर स्टाफ का काम होता है, जबकि जो अकाउंटिंग होती है ये सीनियर स्टाफ का काम होता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग को ही कंटिन्यू करते हुए अब नया लेक्चर आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।